नमस्कार, मैं अनु सोम स्वागत करता हूं फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से सिसोदिया वंश रावल से राणा परिवार में कन्वर्ट हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे हमीर सिंह के विषय में। देखिए, इतिहास में हमीर नाम के दो शासक हुए हैं। एक थे हमीर देव, ये चौहान वंशी शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया था। इनकी भी कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिसोदिया परिवार के हमीर सिंह की कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हुआ ये था कि पिछली जो मैंने आपको पढ़ाया था पद्मिनी की कहानी, मैं ये कहानी वहां से शुरू करता हूँ। हुआ ये कि रावल रतन सिंह की जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी गई तो उनके एक पुत्र हुए थे करण सिंह। करण सिंह के भी आगे चल के दो पुत्र हुए जिनका नाम था राहप और माहप। तो राहप सिसोद नामक गांव में जाकर बस गए थे और वहीं से ये परिवार आगे चल के सिसोदिया कहलाया था। अब राहप ने अपने पिता करण सिंह के साथ मिलकर दोबारा से चित्तौड़ को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे चित्तौड़ प्राप्त नहीं कर पाए। इससे आगे चल के सिसोदिया परिवार की 9 पीढ़ी चित्तौड़ को जीतने का प्रयास करती हैं, लेकिन वे हर बार असफल होती हैं। और बाद में एक और शासक हुए भुवन सिंह। भुवन सिंह ने चित्तौड़ को प्राप्त किया था, लेकिन यहाँ पे जो है इस परिवार का बड़ा दुर्भाग्य था कि भुवन सिंह के बाद दोबारा से चित्तौड़ तुगलक के जो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक था, इसका एक लड़का था एमबीटी, जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और भुवन सिंह के बाद के जो वंशज हैं यहां से चित्तौड़ फिर मुसलमानों के अधीन मुसलमानों के पास चला गया था। तो यहाँ से ये जो कहानी है, ये कहानी मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। देखिए, हुआ ये कि दिल्ली में भी क्या हुआ, दिल्ली में भी सल्तनत चेंज हो गई थी। दिल्ली में 1320 में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई और गयासुद्दीन तुगलक का जो लड़का था ये था एमबीटी, जो इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्यवादी राजा था। इस बंदे के द्वारा पूरे भारत को लगभग विजित किया जाता है। सल्तनत काल में सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। अब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और इस समय चित्तौड़ में भुवन सिंह के जो वंशज हैं ये थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से पराजित होते हैं और इसके बाद जो है ये चित्तौड़ का किला वापस इस्लामी आक्रांताओं के पास में आ जाता है। अब यहां से क्या होता है कि लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था अरी सिंह और दूसरे का नाम था अजय सिंह। तो लक्ष्मण सिंह के जो बड़े पुत्र हैं ये हैं अरी सिंह और जो छोटे पुत्र हैं इनका नाम है अजय सिंह। तो अरी सिंह और लक्ष्मण सिंह जब दोबारा से चित्तौड़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तो उसी के समय इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इनके जो लक्ष्मण सिंह के जो दूसरे पुत्र हैं अजय सिंह जो छोटे पुत्र थे, इनके भी आगे चल के 2 पुत्र हुए और इनके पुत्र आगे चल के जो कहलाए ये थे सज्जन सिंह और दूसरे थे छेम सिंह। देखिए, यहाँ पर इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह ही आगे चल के मराठा क्षेत्र में जाके बस गए थे और यहीं से ये सिसोदिया परिवार आगे चल के, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस समय लक्ष्मण सिंह दक्षिण में जाके बसे तो लक्ष्मण सिंह के जो आने वाले वंशज थे उनमें एक जो पुत्र हुए उनके वे थे भोंसले और इसके बाद ये परिवार भोंसले में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि आगे चल के सिसोदिया जो महाराष्ट्र में जाके बस गए थे ये भोंसले कहलाए और इन्हीं भोंसले परिवार में एक यशस्वी छत्रपति हुए जो महाराजा शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो शिवाजी वाला जो इतिहास है वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अजय सिंह के जो ये 2 पुत्र थे सज्जन सिंह और छेम सिंह, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ज्यादा ताकतवर कोई पुत्र नहीं थे, विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब होता यह है कि यहाँ पे देखिए अजय सिंह के जो बड़े भाई हैं अरी सिंह, जैसे मैं अभी आपको कहानी सुनाई रहा हूँ, तो अरी सिंह का क्या होता है, अरी सिंह एक बार केलवाड़ा क्षेत्र में सुअर का शिकार करने के लिए जाते हैं। जहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक महिला से इनकी मुलाकात होती है और वो महिला कहती है कि आप इस क्षेत्र में इस खेती को बर्बाद ना करो, मैं आपको सुअर का शिकार करके आपको दूंगी। अब होता यह है कि वो महिला सुअर को मार के अरी सिंह को अर्पित करती है। इससे अरी सिंह उसकी बहादुरी से प्रभावित होते हैं और अरी सिंह इस महिला से शादी करते हैं। और ये जो महिला है ये जो है चांदना राजपूत थे, लेकिन ये था कि ये जो परिवार था
ये राजवंशी कोई परिवार नहीं था। इस वजह से अरि सिंह ने ये जो शादी है ये गुप्त रखी और इन्हीं अरि सिंह के एक पुत्र हुए जो इतिहास में हमीर सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हमीर जो शासक हुए हैं ये अरि सिंह के पुत्र थे। लेकिन हमीर अपने छोटे से गांव में ही अपना जीवन यापन कर रहे थे और मैंने जैसे आपको बताया है कि अरि सिंह की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन अजय सिंह क्या कर रहे थे, केलवाड़ा से शासन कर रहे थे। तो अजय सिंह के जो दो पुत्र थे सज्जन सिंह और क्षेम सिंह, ये मैंने बताया विलासी प्रवृत्ति के थे। तो अजय सिंह के द्वारा इन दोनों पुत्र को जो है यहाँ से अपने साम्राज्य से निकाल दिया जाता है। अब अजय सिंह क्या करते हैं, दोबारा से चित्तौड़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होते। तभी कुछ सामंतों के द्वारा इन्हें सूचना दी जाती है कि आपके बड़े भाई के एक यशस्वी पुत्र हैं हमीर, आप उनसे संपर्क करें। तो अजय सिंह हमीर को बुलाते हैं। अब अजय सिंह जब हमीर को बुलाते हैं तो हमीर आते हैं और वे हमीर की शौर्यता से प्रभावित होते हैं। अब कैसे प्रभावित होते हैं, होता यह है, देखिए अजय सिंह को बीच में कुछ जो जनजाति हैं उनसे युद्ध करना पड़ा था और इन्हीं में एक जनजाति के जो योद्धा थे ये थे मुंजा सिंह बार बार अजय सिंह पर आक्रमण करते थे। अब मुंजा सिंह से परेशान थे अजय सिंह, तो अजय सिंह ने क्या किया, अजय सिंह ने अपने भतीजे यानी कि हमीर सिंह को मुंजा सिंह के विरुद्ध भेजा और हमीर ने मुंजा की गर्दन काट के अपने चाचा को भेंट की। यहीं से अजय सिंह ने हमीर सिंह के सिर पे उसी मुंजा का जो रक्त था उसका तिलक लगाया और बाद में केलवाड़ा जो क्षेत्र है ये हमीर सिंह को सौंपा। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अजय सिंह अपने दोनों पुत्रों को तो साम्राज्य से निकालते हैं, लेकिन वो अपने भतीजे को गद्दी देते हैं और यहाँ से हमीर सिंह केलवाड़ा क्षेत्र में शासक बनते हैं, क्योंकि चित्तौड़ इनके पास से चला गया था, क्योंकि चित्तौड़ मोहम्मद बिन तुगलक ने छीन लिया था। लेकिन अब क्या होता यह है कि चित्तौड़ को मोहम्मद बिन तुगलक मालदेव सोनगरा को सौंप के चला जाता है। मालदेव सोनगरा जो जालोर क्षेत्र है इसके शासक थे। तो चित्तौड़ जो क्षेत्र है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जालोर के शासक मालदेव सोनगरा को अर्पित कर दिया था। लेकिन जो ये शासक है आपका मालदेव, ये एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन था। तो हमीर सिंह क्या करते हैं, हमीर सिंह चित्तौड़ को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन हमीर एक छोटे से राजा थे और ये मालदेव और तुगलक की सेना बहुत बड़ी थी। जैसे ही हमीर सिंह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो हमीर सिंह इस चित्तौड़ को प्राप्त करने के दौरान युद्ध में पराजित होते हैं और इसके बाद जो इनके कुछ सामंत थे वे इनसे नाराज होकर इनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि हमीर सिंह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। जब हालत बहुत ज्यादा खराब हुई तो हमीर सिंह ने तय किया कि अब वे शासक नहीं बनेंगे, वे संन्यास ग्रहण करेंगे और हमीर सिंह इस दौरान केलवाड़ा जो क्षेत्र है ये इसको छोड़ के ये चले जाते हैं द्वारिका। अब ये द्वारिका जा रहे थे तो द्वारिका मार्ग में एक गांव था खोड़, और खोड़ में इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। ये थे चाखड़ा की एक पुत्री थी जिनका नाम था बरवड़ी। अब चाखड़ा थे कौन, चाखड़ा थे चावण बोलते हैं जो इतिहास सुनाने वाले होते हैं। तो चाखड़ा की पुत्री थी जिसका नाम था बरवड़ी की मुलाकात जब हमीर से होती है तो वो हमीर के चेहरे को देखकर कहती है कि राणा आप जो है वापस मत जाओ, आपके चेहरे पे मुझे तेज दिखाई देता है, आप ही वो योद्धा हो जो दोबारा से चित्तौड़ को प्राप्त करोगे। और यहाँ पे वो क्या करती है, ये जो महिला है हमीर को विषय में भविष्यवाणी करती है कि आप ही वो योद्धा हो जो आगे जाके चित्तौड़ को प्राप्त करोगे, आप वापस केलवाड़ा जाओ। लेकिन हमीर कहते हैं कि मेरे पास कोई सेना नहीं है, मेरे जो सामंत हैं वे भी मेरा साथ छोड़ के चले गए हैं। तो बरवड़ी कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं अपने पुत्र को 500 घुड़सवार के साथ भेजूंगी, साथ ही साथ जो भी मेरे से आर्थिक सहायता होगी मैं वो भी करूंगी, और जब आप चित्तौड़ को प्राप्त कर लो ये पैसा आप मुझे लौटा दियो। अब यहाँ पर होता क्या है, हमीर इनकी बात मानते हैं और वापस ये केलवाड़ा क्षेत्र में जाते हैं। केलवाड़ा क्षेत्र में जाने के बाद बरवड़ी का जो पुत्र था इनका नाम था बारू 500 घुड़सवार और आर्थिक सहायता लेकर केलवाड़ा क्षेत्र में आता है और यहाँ से हमीर दोबारा से अपनी सेना एकत्रित करते हैं और बाद में इन बारू को अपना राजकवि भी नियुक्त करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये जो चित्तौड़ क्षेत्र है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जालोर के शासक आपका मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था।
तो चित्तौड़ को प्राप्त करने का यहाँ से प्रयत्न होता है, लेकिन एक घटना यहाँ पे घटित होती है। मालदेव भी चाहता था कि चित्तौड़ जो क्षेत्र है ये परमानेंटली उसके अधीन हो जाए। अब इसके लिए क्या किया, मालदेव के जो सामंत थे उन्होंने मालदेव को सुझाव दिया कि आप क्या करें, आप हमीर से अपनी पुत्री की शादी करें। अगर आप हमीर से अपनी पुत्री की शादी करेंगे तो ये जो क्षेत्र है संभवतः ये जो चित्तौड़ क्षेत्र है ये आपके पास पूर्ण रूप से आ जाएगा। मालदेव इसके लिए तैयार हो जाते हैं और मालदेव अपनी पुत्री की शादी हमीर से तय करते हैं। हालांकि यहाँ पे क्या होता है, हमीर इसके लिए शुरुआत में राजी नहीं होते, लेकिन जैसे ही उन्हें बरवड़ी की जो बात बताई है वो याद आती है तो वे जो है मालदेव की पुत्री से शादी करने के लिए तैयार होते हैं और बाद में मालदेव की पुत्री से उनका विवाह हो जाता है। अब विवाह होने के बाद मालदेव की जो पुत्री है वो हमीर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखती है और वो कहती है कि आप क्या करो, आप मेरे पिता से एक सेवक थे, मालदेव के एक सेवक थे, इन सेवक को आप क्या करो, मेरे पिता से प्राप्त करो। तो हमीर जो है इस सेवक को मालदेव से प्राप्त करने के लिए मतलब अपनी जो है एक सेना भेजते हैं कि आप जो है ये सेवक हमें अर्पित करो। तो मालदेव वो सेवक जो है हमीर को अर्पित कर देता है। ये सेवक हमीर के पास आ जाता है और यहीं से चित्तौड़ को प्राप्त करने का क्या किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। तो इस सेवक के द्वारा ये सूचना दी जाती है कि आप क्या करें, अगर आपको चित्तौड़ प्राप्त करना है तो आप चित्तौड़ के लिए शिकार खेलने के बहाने आप चित्तौड़ में जाएं और शिकार खेलने के बहाने ही चित्तौड़ आपको क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो हमीर इनकी बात मानते हैं और हमीर आगे चल के चित्तौड़ में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो ये जो सेवक है ये सेवक जो किलेदार हैं ये किलेदार सेवक को पहचान लेते हैं और किले का फाटक खोल देते हैं और इसके बाद जो है हमीर किले में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद उनकी सेना भी जो है प्रवेश करती है और इस प्रकार से चित्तौड़ का जो किला है ये हमीर इस किले को वापस जीत लेते हैं। अब किला जो है हमीर के पास जब आ जाता है तो मालदेव इससे बहुत नाराज होते हैं और नाराज होने के बाद मालदेव को पता था कि अब हमीर को हराना मुश्किल है, तो मालदेव सीधा हमीर पर आक्रमण ना करके मालदेव पहुंचता है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास और मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ को वापस जीतने का प्रयत्न करता है। हमीर को इस चीज का पता था कि वापस जो है मोहम्मद बिन तुगलक दोबारा से चित्तौड़ को जीतने का प्रयत्न करेगा, तो इसके लिए हमीर क्या करते हैं, इसके लिए हमीर भी अपनी सेना तैयार करते हैं। लेकिन देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया है कि एमबीटी के पास बहुत बड़ी सेना थी, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये इसके पास काफी बड़ी सेना थी, लेकिन हमीर एक छोटी सी रियासत के केवल एक जागीरदार ही थे, तो इनके पास ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी। लेकिन हमीर वो शासक थे जिन्हें पता था, वे युद्ध नीति अच्छी तरीके से जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रजा से जो उपजाऊ क्षेत्र है वहां से पहाड़ों में जाने के लिए कहा। ऐसा पहली बार हुआ था। कारण यह था कि जब शत्रु सेना किसी क्षेत्र पर आक्रमण करती थी तो वहां की फसल को बर्बाद कर देती थी और ऐसी स्थिति में किले में खाद्यान्न की भारी कमी हो जाती थी। तो इससे बचने के लिए हमीर ने जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से उजाड़ दिया ताकि शत्रु को भी खाद्य आपूर्ति या रसद आपूर्ति प्राप्त ना हो और अपनी जो प्रजा है उनसे पहाड़ों में जाने के लिए कहा। ये ऐसा पहली बार हुआ था, ऐसी रणनीति पहली बार बनाई गई थी और इसके बाद आगे चल के महाराणा प्रताप जो हुए हैं उन्होंने भी इसी नीति का अनुसरण किया। अब यहाँ पे क्या होता है, हमीर जो है अपनी सेना की तैयारी करते हैं और लगभग 20,000 घुड़सवार और 10,000 सेना लेकर वे एमबीटी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 70,000 घुड़सवार और लगभग 20,000 पैदल सेना लेकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन हमीर ने इससे पहले के शासक ये थे कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण होता था तब वे युद्ध करने के लिए निकलते थे। हमीर ने इसका इंतजार नहीं किया। देखिए चित्तौड़ आने के लिए 3 मार्ग हैं। एक मार्ग जो है ये अरावली की पहाड़ी से होकर आता है और ये अरावली की पहाड़ी वाला मार्ग काफी संकरा है। इसी मार्ग से मोहम्मद बिन तुगलक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। कारण यह था कि ये मार्ग काफी संकरा होने के कारण पहाड़ी क्षेत्र में अगर शत्रु छिपा है तो किसी को ये नहीं पता चलता था कि इस क्षेत्र में किस तरीके से इनसे युद्ध किया जाए। हमीर इस चीज को जानते थे, तो हमीर ने आगे जाके ये जो संकरा मार्ग था इस पर अपनी सेना एकत्रित की और एमबीटी को इसी संकरे मार्ग पर पराजित किया और ये युद्ध कहलाया सिंगोली का युद्ध। ये सिंगोली का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध था। 70,000 सेना को
20,000 योद्धाओं के द्वारा इतनी बुरी तरीके से मारकाट की गई कि इतिहास में बहुत अमर है। कारण यह है कि इतनी बड़ी विशाल सेना इस छोटे से दर्रे में आके कुछ भी नहीं कर पाई और हमीर ने बुरी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया और पराजित करने के बाद बंदी भी बनाया। लेकिन देखिए, इतिहास में बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमीर के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाए जाने का कोई उल्लेख आपको कंपटीशन की किताब में नहीं देखने को मिलेगा। इतना बड़ा युद्ध हुआ और इसके बाद हमीर ने 6 महीने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी कैद में रखा, लेकिन आप कहीं भी कंपटीशन में ये पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये कोई झूठ घटना नहीं है। इसके लिए आप राजस्थान की जो कंपटीशन की किताब आ रही है उनका भी अगर आप अध्ययन करो तो वहां भी इसका वर्णन है कि हमीर के द्वारा 6 महीने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बनाकर रखा गया था। लेकिन जो भारत की नेशनल जो हमारा इतिहास है उसमें ये इतिहास क्या किया गया, खत्म किया गया। कहीं भी आपको ये कोई चित्तौड़ पे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण करने की घटना का उल्लेख नहीं मिलेगा। अब होता यह है कि जब महाराणा हमीर एमबीटी को गिरफ्तार करते हैं और 6 महीने के लिए रखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने को मुक्त करने के लिए क्या करता है, 50 लाख रुपए नगद, 500 घुड़सवार और चित्तौड़ के जो आसपास का क्षेत्र है ये देने के लिए तैयार होता है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर जो है छोड़ देते हैं और बड़ी संख्या में मोहम्मद बिन तुगलक से ये धन प्राप्त करते हैं। तो ये थी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक को हमीर के द्वारा पराजित करने की कहानी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यहीं से क्या हुआ, रावल परिवार राणा में कन्वर्ट हुआ। ये कैसे हुआ देखिए। इसके विषय में कहानी ये है कि मैंने आपको पहले जो कहानी सुनाई है आपको उसे भी कनेक्टिविटी करके ही ये कहानी समझ में आएगी। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आई तो इससे पहले आप पद्मनी वाली वीडियो जाके देखिए, तो तब आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो रतन सिंह के जो पुत्र थे करण सिंह, उनके सपने में माता देवी जो है उन्हें कहती हैं कि चित्तौड़ का जो क्षेत्र है ये चित्तौड़ का जो क्षेत्र है जल्द ही आपसे ये निकल जाएगा। तो माता का जो ये आदेश होता है, इसके बाद चित्तौड़ जो है वास्तव में ही जो है ये सिसोदिया परिवार से छीन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जो इनके पूर्वज हैं यानी कि सिसोदिया परिवार के जो पूर्वज हैं ये थे बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में एक लिंगी शिव की स्थापना की थी और यहीं से क्या करते हैं, ये शिव को तो शासक बनाते हैं और खुद शिव के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं। तो कहा यह जाता है कि शिव को शासक बनाया गया और खुद उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन करना इन्होंने शुरू किया। तभी से ये रावल फैमिली राणा में कन्वर्ट हुई थी। इसके पीछे एक कहानी और भी है। एक कहानी ये भी है कि एक कहानी ये कही जाती है कि हुआ ये था कि करण सिंह के जो पुत्र थे राहप ने मंडोवर के मोकल को युद्ध में पराजित किया था और इसके बाद ही ये जो है ये क्या कहलाई, राणा कहलाई। तो यहां से हमीर ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की थी। तो आज की जो हमारी ये सीरीज है यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में आपको अगले जो शासक हुए हैं उनके विषय में पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।